Hello everyone. Today we will start chapter chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है मोशन, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। किसके से डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है। फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है, कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं और साथ में रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हमें टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, वैसे तो प्रेशर भी होता है लेकिन मेनली हमें टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर में हम अरहेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में हम जानेंगे रिएक्शंस की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म बीच बीच में भी हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है? रेट का मतलब होता है स्पीड। किसी भी रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी रिएक्शन में कि मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होती है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज़ होती है टाइम के साथ में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो अब रिएक्शन का रेट, हमें हर टाइप की रिएक्शन का रेट नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, जैसे कि फास्ट रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है और मॉडरेट रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन वो होती है जो विद इन सेकेंड्स में हो जाती है, जो बहुत ही कम टाइम लेती है, जैसे कि आयोनिक रिएक्शन में अब देखो, जो इसमें NaCl AgNO3 क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है? AgCl और NaNO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इसमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है, वो बॉन्डेड फॉर्म में है, एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन है तो आयनिक फॉर्म, आयंस प्रेजेंट है ना। तो ये आयनिक रिएक्शन जो होती है, अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स में ही हो रही है, मतलब इसमें कितना लेस टाइम लग रहा है, ये रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो इतना जल्दी हो जाए, विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए, उनका रेट जो होता है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड है वेरी स्लो रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है इनको कंप्लीट होने में महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो इन रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन में, जैसे कि अगर कोई लोहे की चीज़ रख दी तो एक दिन में तो उसमें जंग लगेगी नहीं, उसको लगने में, जंग लगने में, रस्ट होने में कितना कुछ टाइम लगेगा, कहीं महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होती, जिनको कंप्लीट होने में महीने लग जाते हैं या कई साल भी लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। और उनको भी हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? डिटरमाइन नहीं कर सकते रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो यूज़फुल ही नहीं होता। अब इतना टाइम लग रहा है तो उसके, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन किस लिए डिटरमाइन कर रही है? ताकि वो इंडस्ट्रियल यूज़ में आ सके, उसका इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा हो सके। तो अब ऐसी रिएक्शन जो इतनी स्लो हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का कोई भी मतलब नहीं है, वो यूज़फुल होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उनको प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया भी नहीं जाता है। नेक्स्ट थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन होती है ना जिनको ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही एकदम फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन आती है, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो अब ये रिएक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन सी है? हैबर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, नाइट्रोजन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ, अब इसमें बॉन्डेड है, हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। तो अब नाइट्रोजन और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तब क्या हो रहा है? अमोनिया के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये इसको होने में क्या है? फाइनाइट टाइम लग रहा है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? मेजर हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम,
ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, एग्जांपल 2A + 3B गिव्स 4C, ठीक है। ये रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल A के 3 मॉलिक्यूल B के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, 4C फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन में चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये डिवाइडेड बाय किससे होगा, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि क्या है 2 है। सेम यहाँ पे अगर बी की हम एवरेज रेट के बारे में बात करेंगे तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। सेम प्रोडक्ट जो हुआ वो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट टाइम, और ये भी किससे, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब वो किस रेट से डिसअपीयर हो रहा, मतलब उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। कंसनट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। रिएक्टेंट की देखो यहाँ इसीलिए माइनस आ रहा है, यहाँ भी इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मतलब नेगेटिव जो होता है वो रिएक्टेंट में ही आता है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं या उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है। तो जहाँ कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, और जहाँ पे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है क्यों, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव का साइन आ रहा है। वैसे सेम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x + y गिव्स, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे साइन आएगा गिव्स क्या आएगा 2z, ठीक है। अब इसका अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या आएगा 1/3 माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है जिसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ x अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम। सेम y के लिए भी आएगा और z में पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है और उनको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो इस तरीके से हम उनका क्या निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक और दो टर्म और इसमें यूज़ होते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब यहाँ पे अपीयरेंस मतलब बन रहा है, अब अपीयरेंस हो रहा है, बन रहा है, तो बन तो प्रोडक्ट ही रहा है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, ठीक है, इसको भी हम वैसे ही डिटरमाइन करेंगे। डेल्टा z मीन्स चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ z अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब यहाँ पे क्या मॉड का साइन लगाया, मॉड का साइन लगाने के बाद हमें प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें यहीं पे पता चल रहा है कि वो अपीयरेंस हो रहा है, मीन्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगा दिया तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, डिसअपीयरेंस मीन्स वो डिसअपीयर हो रहा है, उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ x अपॉन डेल्टा। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में क्या होता है, कंसनट्रेशन नहीं होती, उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है, तो वहाँ पे यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट से, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। इसके एवरेज रेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जैसे कि ये रिएक्शन गिवन है, 4 अमोनिया + 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रस NO + 6H2, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरेज रेट फाइंड आउट करना, तो सेम हमने वही फॉर्मूला लगाया, 1/A चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया पर मतलब चेंज इन टाइम, यही चीज़ यहाँ पे हमने की है, ठीक है, पूरी यही लिखा। अब हमें निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, अपीयर हो रहा है तो हमने वही चीज़ लिख दी, मॉड लगा दिया साइन, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अपॉन डेल्टा टी। सेम ऑक्सीजन के लिए भी हमने यही कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल गया, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया की फॉर्मेशन की हैबस प्रोसेस है। इसमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ
nitrogen disappear in 1 minute. Find rate of reaction, rate of disappearance of hydrogen, rate of appearance of ammonia. The volume of vessel is 1 liter. इसमें क्या दिया है कि वेसल का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और इसमें अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस दौरान क्या हो रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया डिसअपियर हो रही है 1 मिनट में। ठीक है, तो तुम्हें ROR फाइंड आउट करना है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने क्या लिखा, इसका एवरेज रेट सबका पहले लिख लिया, पहले नाइट्रोजन का लिख लिया क्योंकि हमें, ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर हमने लिखा है N2/T मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, तो कितने मोल्स डिसअपियर हो रहे नाइट्रोजन के, हमें यहाँ बताया ना कि 2 मोल्स हो रहे, डिसअपियर हो रहे इसलिए माइनस आया। कितने, 1 लीटर में से 2 मोल्स डिसअपियर हो रहे, कितने टाइम में, 1 मिनट में हो रहे। ठीक है, तो 2 मोल अपॉन 1 लीटर इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड हुआ। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया -1/30 मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, कितना है हमारा 1/30। ठीक है, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम और चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, और डिवाइड हमने किससे किया, इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पे देखो ये 1 क्या है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमने यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट कर लिया था, क्या था हमारा 1/30, यहाँ पे ये कर दिया हमने। तो अब हमारा इसका क्या आया आंसर, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारी, अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी, यही चीज़ हमने पुट किया है यहाँ पे, हाइड्रोजन चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला 1/30। तो अब हाइड्रोजन का जो डिसअपियरेंस रेट वो क्या होगा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या इसकी कितने मॉलिक्यूल्स थे, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 3 था इंटू 1/30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहा 1/10, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वैसे ही हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया भी होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो सेम हमने वही किया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखा अमोनिया का, तो ये डिसअपियरेंस है अमोनिया का, चेंज इन अमोनिया अपॉन चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या आई थी 1/30, तो हमारा आंसर क्या गया 1/50। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा हमारा मोल 1/15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, जो क्या होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है ना, मतलब इसमें जो ये होता है बहुत स्मॉल टाइम के लिए होता है और इसमें बहुत ही स्मॉल चेंज आता है, इसलिए हम इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा टी मतलब 0 होता है क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है, और इसको डी क्या होता है स्मॉल चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही होगा, चेंज स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज, और वही डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे भी वही डी बी स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, यहाँ पे भी स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। तो ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग के बारे में, उससे पहले देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे d/dt लिखा है, तो d/dt हम क्या हमेशा स्लोप के लिए यूज़ करते हैं, तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो कंसनट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ में। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कंसनट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ में। अब यहाँ पे dA/dt क्या होता है स्लोप के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या है थीटा, तो स्लोप क्या होता है इक्वल्स टू tan थीटा, और ये किसके इक्वल होगा dA/dt। ठीक है, तो ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।